नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के दिल की, उसकी आत्मा की। ये वो नैतिक दिशा सूचक हैं जो सरकार को बताते हैं कि एक बेहतर, एक कल्याणकारी भारत कैसे बनाया जाए। ये हमारे संविधान बनाने वालों के सपने हैं, जिन्हें शब्दों में पिरोया गया है। तो सवाल ये उठता है कि देश का सबसे बड़ा कानून, हमारा संविधान, आखिर सरकार को क्या सलाह देता है? मतलब उसे क्या करना चाहिए? इसी सवाल का जवाब छिपा है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। इन्हें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या शॉर्ट में कहें तो डीपीएसपी भी कहा जाता है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये डीपीएसपी सरकार के लिए संविधान की तरफ से दी गई एक टू डू लिस्ट है, एक तरह का रोड मैप। इसका मकसद है एक ऐसे समाज को बनाना जो न्याय पर आधारित हो। और हां, ये सिर्फ सुझाव नहीं है, इन्हें देश चलाने के लिए मौलिक यानी फंडामेंटल माना गया है। और ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये विचार आए कहां से। तो इसकी प्रेरणा हमें मिली आयरलैंड के संविधान से। लेकिन हमने इसे अपने अपने कॉपी नहीं किया। इसे भारत की जरूरतों के हिसाब से, यहां की मिट्टी के हिसाब से ढाला। लक्ष्य एकदम साफ था, एक ऐसा भारत बनाना जहां सिर्फ राजनीतिक आजादी ना हो बल्कि सामाजिक और आर्थिक न्याय भी हो। अच्छा, अब इन सिद्धांतों को और गहराई से समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों से अलग कैसे हैं। और यकीन मानिए, ये एक बहुत ही ज़रूरी और दिलचस्प अंतर है। तो देखिए, यहां पर अंतर बिल्कुल साफ है। मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स वो हैं जिनके लिए हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं, वो लीगली एनफोर्सेबल हैं। लेकिन डीएसपीपी ये भविष्य के लिए लक्ष्य हैं, एक एस्पिरेशन। इसे ऐसे समझिए, मौलिक अधिकार सरकार पर एक तरह की रोक लगाते हैं कि सरकार क्या नहीं कर सकती। वहीं निदेशक सिद्धांत सरकार को दिशा दिखाते हैं कि उसे क्या करना चाहिए। हाँ, ये दोनों अलग जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक दूसरे से बढ़कर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी बार बार ये साफ किया है कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। इन्हें साथ मिलकर एक हार्मनी में काम करना है। तो सवाल ये है कि ये सिद्धांत मिलकर आखिर कैसे भारत का सपना देखते हैं। इन्हें बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें मोटे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी है समाजवादी सिद्धांतों की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनका फोकस आर्थिक और सामाजिक बराबरी लाने पर है। मकसद ये है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम किया जाए और मौके सबको मिलें। इसका मतलब है लोगों का कल्याण हो, पुरुष और महिला दोनों को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले, सबको काम और शिक्षा का अधिकार मिले, और मजदूरों को इतनी मजदूरी तो मिले कि वो सम्मान से जी सकें। यहां तक कि उद्योगों के मैनेजमेंट में भी उनकी भागीदारी हो। ये सब मिलकर एक बराबरी वाले समाज की नींव रखते हैं। अब आते हैं दूसरी श्रेणी पर, जो सीधे महात्मा गांधी के विचारों और उनके सपनों से जुड़ी है। इसका जोर है ग्रासरूट्स लेवल पर, मतलब जमीनी स्तर पर लोगों को मजबूत बनाने पर। ये गांधी जी के ग्राम स्वराज की कल्पना है, मतलब गांव अपनी सरकार खुद चलाएं, यानी ग्राम पंचायतों का गठन हो। गांव में ही छोटे छोटे उद्योग यानी कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिले, नशीली चीजों पर रोक लगे और पशुधन की रक्षा हो। ये सब एक आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर बनाते हैं। और फिर आती है तीसरी श्रेणी, लिबरल इंटेलेक्चुअल या कहें उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये आधुनिक सोच और तर्क पर आधारित हैं। इनमें नागरिक अधिकारों और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर जोर दिया गया है। इन सिद्धांतों में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, मतलब सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून। बच्चों की शुरुआती देखभाल और शिक्षा की बात है। हमारी ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा, न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव और दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये सारी बातें एक आधुनिक और प्रगतिशील देश की पहचान है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात, जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये सिद्धांत कागज से निकलकर जमीन पर कैसे उतरे, इनका असल में क्या असर हुआ। इसे समझने के लिए पहले हमें मौलिक अधिकारों और इन सिद्धांतों के बीच की कानूनी खींचतान को देखना होगा। ये टाइमलाइन एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताती है। देखिए, शुरू में 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार ऊपर रहेंगे। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में भी यही बात दोहराई गई। लेकिन फिर आया ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया। और आखिर में 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में कोर्ट ने एक बहुत खूबसूरत बात कही कि मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच हार्मनी एंड बैलेंस यानी सामंजस्य और संतुलन ही संविधान का मूल ढांचा है।
मतलब दोनों ही जरूरी हैं। चलिए अब एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे एक सिद्धांत एक बड़े कानून में बदल जाता है। देखिए, डीपीएसपी के आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई थी। ये एक दिशा निर्देश था। फिर सरकार ने इस पर काम किया और 1992 में 73वां संविधान संशोधन लेकर आई। और इसका नतीजा क्या हुआ? आज पूरे भारत में एक 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम काम कर रहा है, जो लोकतंत्र को जमीन तक ले जाता है। और ये सिर्फ एक अकेला उदाहरण नहीं है। हमारे देश के कितने ही बड़े और ज़रूरी कानूनों की जड़ें इन्हीं डीपीएसपीज़ में हैं। चाहे वो गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी मदद का कानून हो या मिनिमम वेज एक्ट, यहाँ तक कि 2009 का राइट टू एजुकेशन एक्ट और पर्यावरण की रक्षा के लिए बने कानून, इन सब की प्रेरणा कहीं ना कहीं इन्हीं सिद्धांतों से मिली है। तो ये तो साफ है कि बहुत कुछ हासिल हुआ है। इन सिद्धांतों ने देश को एक दिशा दी है। लेकिन क्या यह सफर पूरा हो गया है? शायद नहीं। अभी भी एक अधूरा एजेंडा बाकी है। और जब हम अधूरे एजेंडे की बात करते हैं तो एक आर्टिकल का जिक्र सबसे ज्यादा होता है, और वो है आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 कहता है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। इसका मकसद है कि शादी, तलाक, विरासत जैसे पर्सनल मामलों में धर्म पर आधारित कानूनों की जगह सभी के लिए एक ही कानून हो। अब ये एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल मुद्दा है, जिस पर दशकों से बहस चल रही है, क्योंकि इसमें धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता जैसे कई अहम सवाल जुड़े हुए हैं। और यहीं पर हम एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या संविधान में दिए गए इन सभी निदेशक सिद्धांतों को, इन सभी सपनों को एक दिन हकीकत में बदल जाना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर, हमारे देश को मिलकर आने वाले समय में खोजना है। ये सवाल भारत के संवैधानिक विजन के भविष्य से जुड़ा है।